महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से ठीक पहले मराठा आरक्षण का मुद्दा सियासी दलों के लिए गले की फांस और सरदर्द बन चुका है। फुल प्रूफ मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे ने आंदोलन छेड़ा हुआ है। मराठा आरक्षण के समर्थक अब और ज्यादा उग्र हो गए हैं। नेताओं के काफिलों और रैलियों को भी टारगेट कर रहे हैं। दरअसल राज्य में मराठा आरक्षण की लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस तरफ कोई कदम ना उठाया हो। राज्य सरकार ने तो मराठाओं को फिर से आरक्षण देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा की एक बड़ी दीवार खड़ी कर रखी है, जिसे भेद पाना बहुत मुश्किल है। साल 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाकर मराठा समुदाय को 13% आरक्षण दिया था, लेकिन मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी और कहा कि आरक्षण को लेकर 50% से ज्यादा सीमा को नहीं तोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1992 में आरक्षण की सीमा को अधिकतम 50% तक सीमित कर दिया था। मराठा समुदाय के लोगों की मांग है कि हमें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए, जैसे पिछड़ी जातियों को मिला हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस बात से इनकार कर चुका है कि मराठा समुदाय पिछड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मराठाओं को आरक्षण लागू करने की जरूरत नहीं है। संविधान के आर्टिकल 16 के तहत अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया है, यानी उन लोगों के लिए सीटें रखी गई हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं। मराठा समुदाय राज्य की कुल आबादी का करीब 30% है। सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से ये समुदाय काफी पिछड़ा हुआ है। खासकर उच्च शिक्षा संस्थानों में मराठा समुदाय का अधिक प्रतिनिधित्व नहीं है। नौकरियों और उद्योग के क्षेत्र में भी मराठा समुदाय काफी पीछे है। यहाँ भी प्रतिनिधित्व काफी कम है। हालांकि मराठाओं का एक तबका ऐसा भी है जो आर्थिक रूप से काफी संपन्न है। इन लोगों के पास जमीन भी है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण भी है। साल 2018 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि महाराष्ट्र में करीब 37.28% मराठा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। इस समुदाय के 76.86% लोग जो हैं, परिवार जो है, वो कृषि और श्रम पर निर्भर करते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि साल 2013 से 18 तक के बीच में 23.56% यानी कि करीब 2152 मराठा समुदाय के किसानों ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या की मुख्य वजह कर्ज को बताया गया था और फसल की बर्बादी को बताया गया था। मराठा आरक्षण की मांग काफी पुरानी है। राजश्री शाहू महाराज ने साल 1902 में मराठा समुदाय को आरक्षण का लाभ दिया था। मराठा आरक्षण विधेयक में कहा गया कि पूर्ववर्ती कोल्हापुर रियासत और तत्कालीन मुंबई ने भी अपनी रिपोर्ट में मराठा समुदाय को पिछड़े वर्गों में से एक के रूप में मान्यता दी थी। 23 अप्रैल 1942 को मुंबई राज्य के एक प्रस्ताव में मराठा समुदाय को मध्य और पिछड़े वर्गों में एक बताया गया था। इसके बाद मराठा आरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1981 में हुई, जब मथांडी लेबर यूनियन के एक प्रमुख नेता नाना साहेब पाटिल ने आरक्षण की मांग करते हुए मुंबई में एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। लेकिन इसके बाद आरक्षण को लेकर कुछ खास नहीं किया गया। ताजा आंदोलन मराठा मोर्चा के संयोजक मनोज जरांगे चला रही हैं। जरांगे ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि सरकार को मराठाओं को कुणबी समुदाय में शामिल करना चाहिए, जो ओबीसी कोटे में आता है। मनोज जरांगे पिछले 13 सालों से मराठा आरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं। हाल ही की बात करें तो सोलापुर में मराठा आरक्षण समर्थकों ने शरद पवार के काफिले को रोका और रैली में भी उनको काले झंडे दिखाए गए। इसके बाद शरद पवार ने आरक्षण को लेकर 50% की लिमिट हटाने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इसे लेकर बिल लाना चाहिए, तो महाराष्ट्र की सभी पार्टियां इसका समर्थन कर देंगी। शरद पवार ने साथ में ये भी कहा कि अगर मोदी सरकार मराठा आरक्षण का प्रावधान करती है तो वो इसका समर्थन करेंगे। जब आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की 50% वाली लिमिट उस पर लागू हो जाती है। इस मामले में केंद्र सरकार ही जो कर सकती है वो ही कर सकती है। शरद पवार ने मराठा आरक्षण की गेंद अब सीधे तौर पर बीजेपी के पाले में डाल दी है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर हर दल के लिए दोनों तरफ खाई जैसी स्थिति हो गई है। हर दल ये चाहता है कि ओबीसी या मराठा किसी को भी नाराज न किया जाए और बीच का रास्ता निकाला जाए। मनोज जरांगे की मांगे पूरी होती है तो ओबीसी की नाराजगी का खतरा है, और ना पूरी हो तो मराठाओं के छिटकने का एक बड़ा डर बना हुआ है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने इसी साल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मराठा समाज के लिए 10% आरक्षण के प्रावधान वाला विधेयक विधानसभा में पारित कराया था, लेकिन इस पर भी मनोज जरांगे ने कहा कि आरक्षण 10% हो या 20%, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरक्षण ओबीसी के अंदर ही उनको मिलना चाहिए। हाल ही में मनोज जरांगे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला और कहा कि वो मराठा समुदाय में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये भी समझिए कि चुनावों में मराठा वोट बैंक की अहमियत क्या है। महाराष्ट्र में कुल आबादी में मराठा समुदाय 28% है। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 में से करीब 90 सीटों पर मराठा वोट बैंक जो है वो निर्णायक भूमिका में है।
अब तक महाराष्ट्र में 20 में से 12 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से रहे हैं। मराठा समाज कभी कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था। बाद में समाज का एक बड़ा धड़ा एनसीपी के साथ चला गया। शिवसेना ने भी मराठा समाज के बीच में अपना आधार मजबूत किया और इसका लाभ पिछले विधानसभा चुनावों तक बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को वोट बैंक के रूप में देखने को मिला है। हाल ही के लोकसभा चुनाव में मराठा समाज ने 39% इंडिया ब्लॉक को वोट किया और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 46% मराठा वोट मिले हैं, जबकि 59% मराठा वोट एनडीए के साथ गए थे। वोटिंग पैटर्न से संबंधित ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि जहां इस बार मराठा वोटर्स के बीच में इंडिया ब्लॉक का समर्थन बढ़ा है, वहीं एनडीए की पैठ थोड़ी कमजोर हुई है। मराठा कांग्रेस एनसीपी का कोर वोट बैंक रहा है। छगन भुजबल जैसे ओबीसी नेता शिवसेना में थे, इसीलिए शिवसेना का वोट बैंक भी कमोबेश ओबीसी वाला था। लेकिन अब तक राजनीतिक रूप से आमने सामने होने के बाद मराठा और ओबीसी में टकराव की स्थिति कभी दिखाई नहीं दी थी, जैसे कि मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद से देखने को मिल रही है। खास बात ये भी है कि टकराव 40% ओबीसी और 28% मराठा तक सीमित नहीं रहा है। राज्य की आबादी में करीब 8 से 9% तक का हिस्सा रखने वाले धनगर समाज भी आंदोलन में दिखाई दे रहे हैं। शहरों में भले ही टकराव कम हो, लेकिन गाँव में साफ देखा जा रहा है। इसका क्या असर होगा, इसका अनुमान लगाना किसी भी राजनीतिक दल के लिए अब तक काफी मुश्किल साबित हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।